हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। तो हम लोग इन्वायरमेंट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ में आखिर क्या कंपैरिजन है, और बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया था। ये हमारी आज लास्ट क्लास है और हम लोग जो बचे हुए सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग फटाफट करके डिस्कस कर लेंगे। हमारा पहला जो पॉइंट यहाँ पर होने वाला है वो है इन्वायरमेंटल पॉलिसी को लेकर के। कई सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसी को लेकर के। जब पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या होता है आखिर इन्वायरमेंटल पॉलिसी। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई भी अगर पॉलिसी हम बना रहे हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बन रही है तो हम उसे इन्वायरमेंटल पॉलिसी बोल देंगे। ये इन्वायरमेंटल पॉलिसी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, ये इंडिविजुअल्स के लिए हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा भी लागू की जाने के लिए की जा सकती है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी बताया गया है कि हमें किस तरीके से, यानी कि स्टेट को निर्देश दिया गया है कि कैसे आप जितने भी हमारे नेचुरल पार्क्स हैं या फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं कैसे उसे बनाना है, कैसे उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटी भी दी गई है एक इंडिविजुअल के लिए कि कैसे आप नेचुरल एरियाज़ को कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो प्राइमरली यहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉलिसी का काम होता है कि जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं उसे प्रोटेक्ट करके रखना, उसे एड्रेस करना, और साथ ही साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे भी प्रमोट करना। हम लोग अगर हमारे देखें क्या क्या हम लोग हमारे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये रूल एंड रेगुलेशन तो निकालती है, लेकिन साथ ही साथ में नीति आयोग भी हमारी है। नीति आयोग भी अल्टीमेटली यहाँ पर कई सारे एक्शंस लेती है जो कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ या फिर यूँ कहा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए ये भी अलग अलग तरीके से अपने प्लान पॉलिसीज़ इंडेक्स निकालते रहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस आती है? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये इन्वायरमेंटल पॉलिसी निकालती है, इन्वायरमेंटल लॉज निकालती है, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। नीति आयोग का काम होता है कि ये स्टेट को, मतलब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होती है, इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में ये बात करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर स्टेट को प्रमोट किया जाता है, स्टेट को इनकरेज किया जाता है कि आप भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को अपनाइए, लेकर के आइए, लागू करिए, और इस तरीके से अलग अलग स्टेट को भी आपस में कंपेयर कर लिया जाता है। कई सारे हमें थॉट देखने को मिल जाते हैं जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को लेकर के हैं। कई बार हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, जैसे हमारे कार्ल सावर का आइडिया। जो कार्ल सावर का आइडिया था ये कल्चरल लैंडस्केप को लेकर के था, और यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या इंटरैक्शन है, उस इंटरैक्शन के बाद में अल्टीमेटली किस तरीके का कल्चरल लैंडस्केप हमारा बनता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। इसी तरीके से रैचल कार्लसन हो गए जिन्होंने बात किया था स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग के बारे में। इन्होंने ये बात किया था कि हमारे इकोसिस्टम पे जो भी हमारे पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से डेविड हार्वी का नाम हम लोगों को, जब हम लोग पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी बात करेंगे वहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। इन्होंने बात किया हुआ था स्पेस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ स्पेस, जहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस के बारे में बात किया कि कैसे ये फोर्सेस अर्बन इन्वायरमेंट के शेप को डिसाइड करते हैं। अर्बन इन्वायरमेंट का मतलब जैसे आज की डेट में जो अर्बनाइजेशन चल रही है, इस अर्बनाइजेशन के पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉलिटिकल विल होगी, कोई ना कोई पॉलिटिकल एक एजेंडा होगा, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक एजेंडा। इन दोनों एजेंडा के कारण से ही अल्टीमेटली हमें अर्बन जो इन्वायरमेंट होती है उसमें हमें एक शेप देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वंदना शिवा का नाम तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया। इन्होंने इको फेमिनिज्म के बारे में बात किया हुआ था। यहाँ पर इन्होंने बात किया हुआ है कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये किस तरीके से हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने इनफैक्ट ये भी प्रमोट किया कि कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़, सोशल जस्टिस और वुमेन राइट, ये सब आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो इनका जो आइडिया ऑफ इको फेमिनिज्म है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, महाराष्ट्र की हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बनी रहती हैं। इसके अलावा एनिकेट किम के बारे में है, इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल अर्बनिज्म के बारे में बात किया है। इनका जो वर्क है वो अगेन कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट को दिखाता है कि कैसे जो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट है ये अर्बन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में क्या इम्पैक्ट किया हुआ है। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी या इनजस्टिस के बारे में बताया गया है कि कैसे जो कॉलोनीज हुआ करती थी वो इन्वायरमेंटल इनजस्टिस की हैं।
कई सारे हमें कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं जब भी हम लोग इन्वायरमेंटल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। जैसे एक तो पॉलिसी का स्टेटमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लीगल कंप्लायंसेस होने चाहिए, पॉल्यूशन प्रिवेंशन होनी चाहिए, रिसोर्स कंजर्वेशन होनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब ऐसे आप अगर देखेंगे तो लगेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लॉज वगैरह को लेकर के हम लोग बात करेंगे तो बड़े आराम से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे मान लो आप पॉलिसी स्टेटमेंट है, पॉलिसी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई भी लॉ अगर बनाया गया है, जैसे मान लो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का हो गया, या वेटलैंड प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 2010 का, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया 2002 का, कोई सी भी अगर आप एक्ट लेंगे, वाटर वाला एक्ट हो गया 1974 का, एयर क्वालिटी एक्ट हो गया, कोई सा भी अगर एक्ट लेंगे तो वहाँ पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट लिखी होती है कि आखिर में हम किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पर पूरे इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। वेटलैंड में वेटलैंड को डिफाइन किया गया और वेटलैंड के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। सो पहली चीज़ तो होती है पॉलिसी स्टेटमेंट, या कोई भी लॉ अगर बनता है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर कोई भी लॉ पास किया जाता है तो पहले उसे स्टेटमेंट के तौर पर, मतलब उसकी पहले स्टेटमेंट होती है कि व्हाट एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट। फिर होती है उस लॉ की ऑब्जेक्टिव, करना क्या चाहते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने एनडीसीज निकाले, हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, या हम लोगों ने बोल दिया कि हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 तक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिफाइन कर लिया कि कहाँ कहाँ, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। सो ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हमें ये समझ में आता है कि आखिर में हमें ये समझ में आ जाता है कि करना कैसे है। तो अब करना कैसे है उसके लिए कुछ लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, जिसमें लिमिट सेट की जाती हैं, जिसमें हम लोगों को एक कंप्लायंसेस दे दिए जाते हैं, या फिर इसके अगर मान लो नहीं करे तो पेनाल्टी क्या होगी, कंपनसेशन क्या लगेगा, उसके बारे में बात हो जाती है। फिर इसमें यह बताया जाता है कि पॉल्यूशन प्रिवेंशन किस तरीके से करना है, कितने % करना है, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की जाती है, वाटर मैनेजमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, स्टेक होल्डर में क्या इंगेजमेंट रहने वाली है, क्या हम NGOs को इन्वॉल्व करेंगे या सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा कि इंडिविजुअल्स के लिए रहेगा, क्या रहेगा, और बाकी इसके अलावा मॉनिटरिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये तो बेसिक सी बातें हैं। सो अगर आप किसी भी एक्ट को लेकर के बात करेंगे देन ये हमारे जो 10 पॉइंट है ये हम बड़े ईजिली बता सकते हैं किसी भी लॉ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर आती है किसी भी लॉ की रेशनैलिटी क्या है, रेशनैलिटी यानी क्या इंपॉर्टेंस है। सो रेशनैलिटी ऑफ द पॉलिसी ये है कि जहाँ पर इन्वायरमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देयर इज़ अ फिलॉसफी ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था लास्ट क्लास में, गैरेट हार्डिन का आइडिया था। तो जो कॉमन का आइडिया होता है, जैसे जहाँ पर नो वन पर्सन कैन ओन द कॉमन या एवरी वन ओन्स द कॉमन, जैसे मान लो पेड़ है तो सभी लोगों का पेड़ है, पब्लिक पेड़ है, तो यहाँ पर बंदा चाहता है कि वो किस तरीके से जो कॉमन रिसोर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइज कर सके, और इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन को रोकना ही इस गवर्नमेंटल लॉ का या जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन रेशनल यही रहता है, जहाँ पर हम पॉलिसी को किस तरीके, मतलब कि जहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसका जुडिशियस यूज़ करिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं जब भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाते हैं, तो यहाँ पर हम रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जिसमें इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स रखते हैं, एमिशन की परमिशन देते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे टैक्स या फिर कोई सब्सिडी के फॉर्मेट में, या फिर जो ट्रेडेबल परमिट्स होते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लो कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हो गए। अब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स अगर आपको लेना है तो आप हो सकता है कि सोलर लगाएं, सोलर के थ्रू अल्टीमेटली यू कैन परचेज दिस रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। अब ये क्या है, एक तरीके से आगे हो सकता है जा करके कि टैक्स इम्पोज कर दिया जाए जो हमारे थर्मल पावर प्लांट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है। अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे सोलर को लेकर के सब्सिडीज दी जाती है, और इनफैक्ट जो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट्स होते हैं दे आर ट्रेडेबल, तो ये ट्रेडेबल हो जाते हैं मार्केट में। सो इस तरीके से हमें इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाते हैं। कई सारे हमें वॉलंटियर इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हमें वॉलंटियर एग्रीमेंट होती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्मेट में होती है। सो ये वॉलंटियर बेसिस पर ही होती है, करना चाहे कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा इंफॉर्मेशन और एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पर लोगों को अवेयर करना, कैंपेन करना, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जिसमें ग्रीन मार्केट, ग्रीन सर्टिफिकेशन, लेबलिंग, कार्बन ट्रेडिंग, स्टार मार्किंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। कोलैबोरेशंस भी होते हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट हो गया, मल्टी के स्टेक होल्डर हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी हमें कई सारे प्रॉब्लम और कई सारे इश्यूज़ भी देखने को मिल जाते हैं। प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ में जैसे बात किया जाए कि जो भी डिसीजन मेकिंग वगैरह की जाती है, मान लो कोई एक लॉ बनाया गया, कोई पॉलिसी बनाई गई, और इस पॉलिसी के दौरान में हो सकता है कि हमने जो अजम्पशंस लिए हैं वो इलॉजिकल अजम्पशंस हो जाएं। हो सकता है कि हमने कई सारे यहाँ पर एम्बिगुटी या फिर अनसर्टेनिटी को लेकर के कुछ यहाँ पर पॉलिसी बना दी हो, या हो सकता है कि हमने जो पॉलिसी बनाई वो उससे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जा रही है, फिर जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, या हमने कुछ ऐसा बनाया जिससे हमें ओवरलैपिंग लॉस देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही प्रॉब्लम और इश्यूज़ के फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट हमारे पास दो लोगों का नाम, एक तो मार्च हो गया, दूसरे हो गए एक्लेस्टन। इन्होंने बल्कि ये आर्ग्यू किया था कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं नॉर्मली दे हैव एक्सेस टू रीजनेबली एक्यूरेट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, लेकिन जब वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज़ होती है वो सेकेंडरी बन जाती हैं। तो जो भी पॉलिटिकल बेसिस, जैसे कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है केवल और केवल इन्वायरमेंटल बेसिस को नहीं देखा जाता है, बल्कि उसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हर एक एंगल देखा जाता है कि क्या कहीं हमें ये इन्वायरमेंटल पॉलिसी कहीं हमें इकोनॉमिकली पीछे ना कर दें। हमारे पास तो जनता भी है, उसका भी तो पेट भरना है। सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। इन्वायरमेंटल पॉलिसी के कई सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे दीज पॉलिसीज़ कैन इंक्रीज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दूसरा, दे कैन प्रमोट इवन इनोवेशन इन मेनी डिफरेंट वेज। अब जैसे अगर देखिए तो आज की डेट में ईवी बिजनेस बहुत ज़्यादा चल गया है। तो शुरू में गवर्नमेंट ने पहले पुश किया इन द फॉर्मेट ऑफ BS6 हो गया। इसके अलावा फिर पेट्रोल वगैरह पे सेस बढ़ा, पेट्रोल वगैरह का दाम बढ़ा, फिर जो गवर्नमेंट मतलब पब्लिक पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स होती हैं उनका दाम बढ़ने लगा। तो अब EV पर लोग धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू कर दिया, और अब इन्होंने देखा कि EV से तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है, तो इस वजह से अब हमें इनोवेशन भी देखने को मिल रही है। कई सारे स्टार्टअप हैं जो EV बिजनेस में आ रहे हैं। सो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इवन रेज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लोअर प्रोडक्टिविटी बाई रिक्वायरिंग फर्म टू इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड चेन प्रोडक्शन प्रोसेस। These regulations have greatly improved air and water quality, especially in areas that were dirtiest before regulation. तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी के हमें अच्छे खासे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ना सिर्फ केवल और केवल उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, बल्कि उसका जो आफ्टर इफेक्ट भी है वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जा रहा है। कई सारे हमें ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे अगर UN के बारे में बात करें तो कई सारे कन्वेंशंस हमें देखने को मिल जाते हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जैसे UNFCCC बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, UNCBD, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, कन्वेंशन 2 जो हमारा साइट्स का एग्रीमेंट होता है, साइट्स एग्रीमेंट हो गई, या बेसल कन्वेंशन हो गया जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट हो गया, या स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गई परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को लेकर के। सो इस तरीके से हमें मल्टीपल इन्वायरमेंट बेस्ड ग्लोबल लॉज भी देखने को मिल जाते हैं। अब एक टॉपिक हमारे पास आता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर लगाया जाता है तो उसका डैमेज कैलकुलेट किया जाता है कि आखिर इसका डैमेज कितना हो सकता है, और इस डैमेज कैलकुलेशन के लिए ही हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। सो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक प्रोसेस होती है जहां पर हम जो भी पोटेंशियल इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस हो सकता है किसी भी एक प्रोजेक्ट का, वो कैलकुलेट किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज एक्टिविटी डिजाइन टू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑन बायो जियोफिजिकल इन्वायरमेंट एंड मैन, एंड एज वेल एज द लेजिस्लेटिव अप्रोच, प्रोजेक्ट पॉलिसीज, ऑपरेशन प्रोसीजर, एंड टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ये एक तरीके की फर्स्ट स्टडी होती है। फर्स्ट स्टडी किस क्षेत्र में? ये फर्स्ट स्टडी होती है कि कोई भी चीज़ कितनी डैमेज हो सकती है। कोई भी, जैसे अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ही अगर हमारे पास देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये एक तरीके की फर्स्ट स्टडी की जा रही है कि आखिर में कितना डैमेज हुआ। हो सकता है इससे डैमेज ज़्यादा हो, बट अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट यही जो डैमेज है जो हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया और अब एक नया स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो इग्नोर किए जाते थे, लेकिन फिर भी अगर हम पॉलिसी बना करके रखे हुए हैं
देन ऑब्वियसली जो भी यहाँ पर फर्स्ट प्राइमा फेसी जो भी डैमेज हो रही है उसको कैलकुलेट किया जाता है। थिंकर्स का नाम तो वही है हमारे पास में, जैसे सावर का आइडिया हो गया, इसके अलावा विलियम जो हमारे WM डेविस हैं उनका आइडिया हो गया, सिंपल का आइडिया हो गया, रिचर्ड हार्शोन का आइडिया, बाकी इसके अलावा श्वान का आइडिया हो गया। ये हम लोग आगे आकर के पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा बिहेवियरल ज्योग्राफी में ये सारे पार्ट आने वाले हैं। डेविड हार्वी का आइडिया तो हम लोगों ने जस्ट डिस्कस ही किया हुआ है। सो ये हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से सारी बातें आ जाती हैं। अब आखिर में व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रिंसिपल क्या होते हैं? देखो यहाँ पर 8 प्रिंसिपल होते हैं। एक होते हैं पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। करते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जा करके देखते हैं कि यहाँ का एरिया कैसा, इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है। सेंसिटिव है तो कितना सेंसिटिव है, कोस्टल एरिया है, कॉन्टिनेंटल एरिया है, माउंटेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, प्लेन एरिया है। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखते हैं यहाँ पर जाकर के किस तरीके की लाइफ यहाँ पर है। फिर हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेशन, जैसे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, इसके अलावा कंसल्टेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जा करके चेक करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कितनी हो रही है, पार्टिसिपेशन हमें कितना देखने को मिल रहा है। लोकल जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी जो इंडिजिनस नॉलेज होती है उसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स, इस एरिया में पार्टिसिपेंट्स हैं कौन कौन से। बाकी इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये 8 पॉइंट्स है, इन 8 पॉइंट का नाम जरूर याद रखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प कर देंगे हमारे आंसर राइटिंग करने के लिए। कई सारी केस स्टडीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे नर्मदा डैम प्रोजेक्ट हो गया। अब नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये बड़ा डैम है और हमें पता है डैम वगैरह बनाने के लिए बड़े इसका अगर आप फ़ायदा देखेंगे तो फ़ायदा कई सारा है। जैसे एक तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बन जाता है, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लो फ्लडिंग वगैरह आती है तो फ्लडिंग वगैरह से बचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर कई सारे हमें डैमेज भी देखने को मिल जाते हैं। डैमेज जैसे अगर आपने डैम बना दिया तो डैम बना करके एक तो पहली बात हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा, तो यहाँ पर अर्थक्वेक आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट का क्या डैमेज है, वाइल्ड लाइफ का क्या डैमेज है, लोकल कम्युनिटीज़ के डिस्प्लेसमेंट का क्या डैमेज है, ये सब हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के दौरान में करते हैं। फिर इसकी फाइंडिंग आएगी और फाइंडिंग के बाद में कुछ यहाँ पर मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएंगे कि हम कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ होंगी, वाइल्ड लाइफ को कैसे हमें चेंज करना है। सिमिलरली उड़ीसा में वेदांत बॉक्साइड माइनिंग प्रोजेक्ट था, सेम यहाँ पर भी यही काम किया गया था। दिल्ली मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट हो गया, पॉस्को जो स्टील प्लांट है उड़ीसा में, या फिर जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर पावर प्लांट बना रखे हैं या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, इनकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की गई थी। एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, हालांकि उतना हेल्प नहीं करेगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट है इसका नाम जितने भी है। जैसे इनफैक्ट आज की डेट में भी कई सारे हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कई सारे कॉरिडोर्स अभी बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोग देखें वहाँ पर टनल्स बनाए गए, तो ये सब अपने आप में इन सभी चीज़ों का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया था। ज़रूरत क्या है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने की? देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़ कि हम डैमेज करने से पहले हमें यह तो पता चले कि आखिर में डैमेज क्या हो रहा है। फर्स्ट एटलीस्ट वी शुड कंसीडर व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू डैमेज, किस चीज़ों को हम लोग डैमेज क्या करने वाले हैं। सो इससे हम इंश्योरेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव्स को हम लोग एसेस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होने वाला है, रिस्क को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको जो भी उसके कंप्लायंसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन को हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। कई सारे हमें लिमिटेशन भी देखने को मिलते हैं कि एक तो पहली बात पब्लिक पार्टिसिपेशन का हमें एक एब्सेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमें बायसनेस देखने को मिल जाती है, इनसफिशिएंट इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंसेस होती है, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लिमिटेड कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स होती है, और बाकी तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होता ही है। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में अगर सारा सच हम सामने रख देंगे तो कहीं ना कहीं जो एनजीटी है वो एनजीटी इस पर एक्शन ले लेगी कि यार ये तो इन्वायरमेंटल डैमेज है पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिग्री है उसको बहुत कम करके दिखाया जाता है। और ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है हमारे इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के दौरान में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशन। अब देखिए इन्वायरमेंट एजुकेशन ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि लोगों को एक पहले तो उनके बिहेवियर में आए।
वो लोग इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना शुरू करें। एटलीस्ट उनको पहले एक आइडेंटिफिकेशन तो, रिकॉग्निशन तो हो जाए। सो वंस दे रिकॉग्नाइज दे कैन ईजिली मैनेज देयर बिहेवियर एंड इकोसिस्टम, और उसी हिसाब से फिर वो इन्वायरमेंट को डैमेज किए बगैर रहना शुरू कर देंगे। कई सारे हमें आइडियाज़ देखने को मिल जाते हैं। डेविड हार्वी का, हम्बोल्ट का आइडिया, चर्चिल सेम्पल का आइडिया हो गया, बिग फोल्ड का आइडिया हो गया, कार्ल सावर का आइडिया, श्वान का आइडिया, ये सब तो बेसिक है, ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब हमें कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाते हैं एजुकेशन को लेकर के, जैसे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हो गई, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी हो गई, एटीट्यूड एंड वैल्यू, स्किल एंड एबिलिटीज़, एक्शन एंड पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब ये देखिए जो कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं कहूँगा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स होते हैं कहीं ना कहीं जब हम लोग लिखने जाते हैं तो दिमाग में चढ़ते नहीं हैं। क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहली बात, लोगों को अवेयर करना है, तो लोगों को उनकी अवेयरनेस बढ़ानी है, उनको नॉलेज देनी है, लोगों को सेंसिटाइज करना है। जब सेंसिटाइज हो जाएंगे तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी है, इससे कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगा। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन लोगों के डेवलप करनी है। जो भी यहाँ पर हमारे एक्टिव सिटीजन हैं, मतलब जो यहाँ के लोग हैं, उनको हमें पार्टिसिपेट कराना और हमें इनकरेज करना है कि वो लोग प्रोटेक्शन में, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में इंगेज करें। इसके अलावा एम्पैथी और कनेक्शन हमें लेकर के आना है इन्वायरमेंट के प्रति। सेंसिटाइजेशन है, बेसिकली सेंसिटिव रहिए आप कम से कम। अगर कहीं पेड़ कट रहा है तो आपको दुख हो, ये चीज़ डेवलप की जा रही है। इंडिविजुअल्स के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, ताकि लोगों को पहली बात तो इन्फॉर्म करना है। जब लोगों को इन्फॉर्मेशन रहेगी, पता रहेगा कैसे कर सकते हैं, देन दे कैन, जैसे कई लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है करना कैसे है, तो इस वजह से क्या है कि हम यहाँ पर इंडिविजुअल को ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू अल्टीमेटली हम लोग एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल जस्टिस के प्रति हम लोग और इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्स के लिए एडवोकेट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। कई सारे हमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे हॉलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, सिस्टम थिंकिंग, प्लेस्ड बेस्ड एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं एज पार्ट ऑफ द यू कैन से कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। कई सारे हमें ऑब्स्टेकल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, बजट नहीं प्रॉपर मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनका खर्चा नहीं होता है, प्लस कई सारे हमें करिकुलम कंस्ट्रेंट देखने को मिल जाते हैं। अभी भी वही ट्रेडिशनल तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। प्लस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए, टीचर को एटलीस्ट ट्रेन होने चाहिए एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के। पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी कम है। नेचुरल एक्सेस और जो आउटडोर लर्निंग होती है वो भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। प्लस साथ में एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यूँ नहीं किताबों में पढ़ा दिया जाए, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। इवैल्यूएशन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी और जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उनको मतलब मिनिमाइज करना चाहिए। पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव चैलेंजेस हमें लेकर के आना चाहिए। तो कई सारे हमें यहाँ पर ऑब्स्टेकल भी देखने को मिल जाते हैं। कई सारे हमारे केस स्टडी, जैसे इको स्कूल प्रोग्राम हो गया, जहाँ पर कई सारी कंट्री मिल करके आई और इन लोगों ने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू किए हैं इन्वायरमेंट, जैसे बच्चों से पेड़ लगवाना। अर्थ गार्जियन का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ग्लोब प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था। जेन गुडाल्स रूट एंड शूट, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना है। देखिए इतना कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग जा नहीं रहे हैं। कुछ हमारे इंडियन केस स्टडीज़ भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे इकोलॉजिकल लिटरेसी प्रोग्राम बाय सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम बाय टेरी हो गया, इसके अलावा बीज विद्यापीठ हो गया, अर्थ यूनिवर्सिटी। तो ये सब हमें कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना है। आखिर में इस इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? पहली बात, लोकल इकोसिस्टम को हम लोग समझने लगेंगे। जैसे वही है ना कि एक सिलेक्शन के बाद में सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं, क्यों उनको भारत दर्शन कराया जाता है, ताकि उनको हर एक एरिया के बारे में जानकारी मिल जाए कि आखिर में लोग हैं कैसे। फिर इसके अलावा जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको कंसेप्चुलाइज करना, प्लेस बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को लेकर के। सो अवेयरनेस का मतलब होता है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्स, इकोसिस्टम एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन देम। यहाँ पर फिर हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव को लेकर के आते हैं। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या? स्पेशियल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न, इंटरैक्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब। थिंकर्स वही सब हमारे पुराने ही होने वाले हैं, सब लोगों का नाम आपको पता है।
यहाँ पर अलग अलग अप्रोच हो सकती है, चूँकि अवेयरनेस है इस वजह से हम स्पेशियल बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पर हम GIS का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बायो रीजनलिज्म की जा सकती है, जिसका मतलब होता है कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल इकोसिस्टम एम्फसाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द इकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। इसके अलावा इन्वायरमेंटल जस्टिस हो गई। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत कई सारी है कि इतनी सारी डिज़ास्टर्स हमें आ रही हैं, कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे मिटिगेट करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करना है, हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, एजुकेशन हो गया, सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो गया। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। कई सारे हमें केस स्टडीज़ देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्वीडन में जो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट किया गया, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इन केन्या का हो गया। इसके अलावा यूके में हमें टोन्स रिवर जो हमारे पास है, ट्रांजिशन टाउन मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो कई सारे हमें यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मैटर भी देखने को मिला। इंडिया में भी हमें मैटर देखने को मिला, जैसे चिपको मूवमेंट हो गया। इसके अलावा सिक्किम में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इनिशिएटिव लिया गया, क्लीन गंगा जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, नमामि गंगे, ये सब हमें देखने को मिल जाती है। लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। लेजिस्लेशन के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से मतलब हर एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के बना रखे हैं, जैसे एयर क्वालिटी को लेकर के, वाटर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो लॉ वगैरह है इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए, इस पर क्वेश्चन बने नहीं है, बनने के चांस भी बड़े कम है। बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे की जो फिलॉसफीज है वो देख लीजिएगा। जैसे इकोलॉजिकल मार्क्सिज्म का आइडिया हो गया, डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट डिस्कस कर रखे हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल जस्टिस, कंजर्वेशन बायोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है A to Z। बस एक बार वापस से गो थ्रू करने की ज़रूरत है, एक बार चीज़ों को लिख लेना है। जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो वी शुड ऑलवेज मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स। हमें कई तरीके के इन्वायरमेंटल लॉज अब देखने को मिलते हैं, जैसे इन्वायरमेंट असेसमेंट हो गया या कमांड एंड कंट्रोल लेजिस्लेशन हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास में आ जाती हैं। कई सारे केसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो एक्ट है, जैसे 1974 का वाटर वाला एक्ट हो गया, 1981 का हमारा एयर कंट्रोल हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, ठीक है। तो कई सारे हमें एक्ट देखने को मिल जाते हैं। सो प्राइमरली हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस कर लिया है, जो भी पॉइंट्स थे। वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इन्वायरमेंट वाला टॉपिक। हर एक सिलेबस के पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये सब कुछ यहाँ पर बस वही है कि केस स्टडीज़ वगैरह के बारे में बात की गई है। तो ये हम लोगों ने पूरा हमारा जो पार्ट था इन्वायरमेंट का वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। सो नेक्स्ट क्लास से यानी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द जियोग्राफिकल इवोल्यूशन, कि आखिर में ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हो कैसे रहा है, एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप हो रही है। एंड ऑब्वियसली आज की डेट में जो कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफर्स भी हैं उन सभी लोगों का हम लोग यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। तो कल मिलते हैं और जो बचे हुए पार्ट है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इस PDF को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और जहाँ पर अगर कहीं पर डाउट आती है, बिकॉज ये जो टॉपिक है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डायनेमिक, और ये समय समय पर हम लोग इसका मेंशन करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो इसको आप लोग हमेशा टच में बनाए रखिएगा, ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलने वाली है। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं।